राजनीति नहीं बल्कि राजधर्म से प्रेरित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, इसका सारा का सारा फोकस उसी में जाता है ना। शिक्षा विभाग में 16% बजट का बढ़ना, स्वास्थ्य में 22% जो है वो बजट का बढ़ना, ये है कि जो वास्तव में हम धरातल पर चीज़ को कैसे ले जाएं और उसका उपयोग कैसा हो, उसको आधार है। किसान को फोकस किया है इसमें, नौजवान को फोकस किया है ना। IT सेंटर बनाने का प्रयास किया है, उद्योगों को विभिन्न प्रकार की छूटें दे करके उद्योग लगेंगे तो रोजगार जुटेगा। राजस्थान का जो बजट जो पेश किया है वो राजस्थान की आम जनता के हित में नहीं है, किसी भी वर्ग के हित में नहीं है। आज अपन किसान की बात करें कि राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा वर्ग जो किसान, और आज किसान के साथ जिन 14 महीनों के अंदर जो कुठाराघात जो सरकार की तरफ से करा गया, उसका कहीं कोई इसमें जिक्र नहीं है कि किसान को कोई राहत देने का, चाहे उसको बिना ब्याज ऋण देने की बात। सरकार सिवाय निवेश की बात कर रही है, जब कृषि प्रदेश है राजस्थान, किसानों की 65-70% जनता सिर्फ खाद्यान्न के ऊपर भरोसे पे है। अकेला निवेश किस उद्देश्य से और क्यों लगाया जा रहा है? अगर किसान गरीब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो निवेश इस राजस्थान में कहीं काम आने वाले नहीं है। बजट के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं उसकी रिपोर्ट हर मंत्री को प्रस्तुत करनी पड़ेगी, ताकि बजट की घोषणाओं में नहीं रह जाए। बजट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी एक रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसकी पालना के लिए हमें लोगों को आगाह किया। इस बीच में बीकानेर से कॉलर जुड़े हैं, राजेश जी हमारे साथ है बीकानेर से। बताइए आज सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, जो ये बजट दिया गया है जी, उसके अंदर मतलब मध्यम वर्ग या लोअर क्लास के लिए कुछ भी नहीं किया गया है जी। उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन घोषणाओं के जरिए राजेश जी मध्यम वर्ग, उच्च आय वर्ग और लघु आय वर्ग को क्या कुछ मिल पाएगा, वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस बहस के बीच में आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। कोठारी साहब, टैक्सेस में रिलैक्सेशन की बात की गई है, सरल करने की बात काफ़ी देर से की गई और एक लंबा, क्योंकि टैक्स को लेकर आमतौर पर आखिर में बोला जाता है और 5-7 मिनट में भाषण समेट दिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री का करीब पौन घंटे टैक्स को लेकर अगर भाषण चला और उसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की डिजिटल प्लेटफॉर्म को, टैक्सेस को लेकर वो आई हैं, तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो बहुत ज़रूरी है। जब हम इस कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में एंटर कर गए हैं और हम नहीं करेंगे, दूसरा स्टेट पहले कर लेगा तो इन्वेस्टमेंट वहाँ चला जाएगा, इसलिए वो सिंप्लीफिकेशन करना ज़रूरी है। और अभी भी बहुत सी ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको सिंप्लीफाई करते रहना पड़ेगा। आज की तारीख में कोई बिजनेसमैन अगर काम करता है तो इतना ब्यूरोक्रेटिक हर्डल और इतना हैरेसमेंट है कि वो उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल वाली काम। तो सबसे बड़ी बात है कि कानून तो बदले ही, लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी की अप्रोच है वो अप्रोच में बदलाव नहीं है। जब तक वो अप्रोच नहीं बदलेगी, जब तक इस बजट में उन चीजों को स्पेसिफाई किया गया, ऑनलाइन अगर पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो क्या करप्शन कम हो जाएगा? करप्शन कम होगा नेचुरली। जहां आदमी का रोल खत्म होगा तो उसका इन्वॉल्वमेंट खत्म होगा तो उसका फायदा मिलेगा। लेकिन फिर भी ऐसे कई कानून अभी ऐसे हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट की राह पे बाधा बने रह सकते हैं और उनका सिंप्लीफिकेशन भी आने वाले समय में करना पड़ेगा। निवेशक एक बड़ा पॉइंट है, क्या निवेशक आकर्षित हो पाएगा पूरा अगर देखा जाए, समझा जाए? अभी तक की तो जो राजस्थान की जो डेमोग्राफी, जो हमारे रिसोर्सेज और जो चीज़ें हैं, ऐसा कोई एरिया मेरे को नज़र नहीं आता कि जिसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आए। एक टूरिज्म है, टूरिज्म को सरकार ने ओपन नहीं किया है प्राइवेट सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर मुख्यमंत्री ने बात की, अंबानी अडानी का जिक्र किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि हमारे क्रूड की जो कीमत है अभी इंटरनेशनल मार्केट में $40 के आसपास आने की उम्मीद है। कोई कहते हैं $20 पे आ जाएगी। जब भी कभी $40 से नीचे उसकी कीमत होती है तो कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट वाइबल नहीं होता, फेल हो जाता। अगर वो हो गया तो फिर वो एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हमको एक पर्यटन को फोकस पॉइंट, राजस्थान का जो सबसे बड़ा पोटेंशियल का क्षेत्र है जो दूसरे स्टेट में नहीं है, उसको बनाना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट काफी महंगी पड़ती है, अलग से एक पॉलिसी आनी चाहिए। पर्यटन को डेवलपमेंट करने की 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट आना चाहिए। हम राजस्थान में इतने फॉरेन के जो भी टूरिस्ट आते हैं तो 20% शेयर राजस्थान का कैसे हो, इस पे एक विजन, ये एक बड़ा सेक्टर है जिसमें काम किया जा सकता है। मैं आपके पास में हूँ, उससे पहले दीनाराम जी जसोल से और दिनेश मलिक साहब अलवर से हमारे साथ हैं। दीनाराम जी बताइए, पहले आपके पास से आ रहे हैं।
क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये बजट में जो जैविक खेती के बारे में लिखा है जी हेलो जी जी सुन पा रहे हैं। जैविक खेती के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, तो केवल 3 किसानों को प्रोत्साहन देंगे, उनसे जैविक खेती को और विशेष क्या योजना है, कैसे आगे बढ़ेगी? दूसरा है, नदियों को जोड़ने के लिए अभी सरकार ने कोई प्रावधान किया है नहीं किया? जो लूणी नदी ने हमारा मरुगंगा बाड़मेर जिले की मरुगंगा कहलाती है लूणी नदी, उसको जोड़ने के लिए कोई योजना है कि नहीं है? चलिए मैं बात करूंगा। दिनेश मलिक साहब है अलवर से, बताइए सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अलवर से दिनेश मलिक बोल रहा हूँ जी। और आज के बजट के लिए मैं वित्त मंत्री और अपने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। बजट बेहतरीन है जी। इस बजट में इसके डेवलपमेंट को, महिलाओं को, किसानों को और राजस्थान में जो पानी की कमी है उसको विशेष ध्यान दिया गया है। लेकिन इस बजट में फिर भी एक कमी रह गई जी, मतलब खर्चों में कटौती पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ये जो हाथी पाल रखे हैं, खर्चे पाल रखे हैं, इन पे भी कमी पे विशेष ध्यान दिया जाना आय चाहिए। व्यय के बीच में कहीं गुंजाइश हो सकती थी। प्राप्तियां 1,11,361 करोड़ की है, जबकि व्यय 1,10,862 के आसपास इस बार बताया गया है, जिसके हिसाब से 556 करोड़ के आसपास का मुनाफा इसमें बताया गया है। इस बीच में यशस्वी आपके पास में आएंगे, करों को लेकर बात हो रही थी कि उद्योगों को किस तरह से बढ़ावा मिल पाएगा? देखिए, जहाँ तक उद्योगों के बढ़ावे का सवाल है, बजट को अगर आप एक उस दृष्टिकोण से देखें, रिसर्जन राजस्थान की जो बात हुई, इसमें बेसिक वैट रेट से लेकर एंट्री टैक्स और लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इन सब चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। एंट्री टैक्स और वैट का जहाँ तक सवाल है, वो डायरेक्ट पब्लिक एट लार्ज और इंडस्ट्रीज़ को हिट करती हैं। उसमें सेक्टर वाइज उनकी रेट्स में कमी की गई है जी। और जो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की जो पर्टिकुलर पॉलिसीज़ 2014 में बनी थी, उन पॉलिसीज़ के अंदर भी रिलैक्सेशन फर्दर दिए गए हैं और जो थ्रस्ट एरियाज़ पहले वहाँ पे नहीं थे, उन एरियाज़ को इंक्लूड किया गया है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा हो सके। दूसरा, जैसा पेपर्स में भी अपन ने देखा पिछले दिनों में कि जो पावर प्लांट्स वगैरह आ रहे हैं जी, वो पावर प्लांट्स नेचुरली, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली स्टेट के पब्लिक को भी इफेक्ट करेगा और स्टेट की रेवेन्यू को भी इफेक्ट करेगा। इनडायरेक्टली जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स राजस्थान के अंदर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 26,000 मेगावाट बिजली के लिए बात हो रही है इसमें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस हैं, उसके साथ जो एंसिलरी जो इंडस्ट्री साथ में आएंगी, दैट इज़ द इनडायरेक्ट एंड दैट इज़ द फोकस एरिया इन माय ओपिनियन, क्योंकि वो इनडायरेक्टली काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी और रेवेन्यू सरकार की जनरेट उससे होगी। चलिए, इस बीच में आरपी टेलर साहब जोधपुर से फिर से जुड़े हैं, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो जी। हाँ सर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मदन लाल जी जो राठौर साहब कह रहे हैं कि जो बिजली के अंदर चोरियां रोकनी पड़ेगी, क्या इसमें पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस बंद होगा? जी बिल्कुल, इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं और काफी बड़ा सवाल है। मैं आऊंगा राठौर साहब के पास, उससे पहले ज्योति जी आपके पास में आऊंगा। निवेश को लेकर जो सरकार की नीतियां है, निवेश पर फोकस रखा गया है, निवेश को लेकर जो करों में सरलीकरण की बात भी है सामने आई है, आपको उम्मीद है कम से कम इसके बाद तो अब तो राजस्थान का कायापलट हो जाएगा? देखिए, मैं तो फिर ये कहना चाहूंगी, मैं अश्विनी जी एक बार 2 मिनट का समय था तो मैं पूरी बात को आपको रखना चाहिए कि अधूरी बात से पूरा मतलब नहीं निकल पाता है। आप देखेंगे खुद कॉलर्स जितने भी आए हैं और वैसे आम जनता में जो बजट को लेकर प्रतिक्रिया आ रही है कि आप केवल उद्यमियों, या हम यूं कहेंगे केवल बड़े जो उद्यमी जो आ रहे हैं उनको केवल निवेश का रास्ता खोले और मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिले, गरीब वर्ग को कुछ नहीं मिले, तो वो एक संतुलित बजट किसी सूरत में नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये, आप किसानों के लिए बात करते हैं, हमें हर वर्ग के लिए अगर किसानों के लिए बात करते हैं, उन्हें अभी खाद के लिए लाठियाँ खानी पड़ी, कोई ऐसी कोई योजना नहीं दिखाई देती। समर्थन मूल्य उनको जो मिला, आप खरीद केंद्र खोल दें और वहाँ पे समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिले, बताइए उसको क्या फायदा मिलेगा? आप पर्यटन पे बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को तो जो आप पुनरुद्धार की बात करते हैं, करिए, निश्चित रूप से करिए, लेकिन आज हमारे पर्यटन को नुकसान पहुंचा क्योंकि पर्यटकों की सुरक्षा नहीं है। जो हमारी जो पैलेस ऑन व्हील्स जैसी गाड़ियां उनको रद्द करना पड़ता है, उसकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं। तो आप पर्यटन को आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके नहीं बढ़ावा दे सकते, आपको इन मूलभूत सुविधाओं की तरफ जाना पड़ता है। आप नए राजस्थान में एक बहुत छोटा सा एग्जांपल जयपुर पे इसलिए क्योंकि जयपुर के बारे में बहुत बेहतर तरीके से बता सकती हूँ। इन्होंने विकास की बात की, धार्मिक स्थलों के जो एक पर्यटन के स्थान हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ
सिर्फ वही खोले कि हनुमान जी पे वहां पे काम किया, करें, वहां भी करें, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां आप ऑलरेडी फंड लगा चुके हो आपने इस बार वही दिया। आपको गलता केंद्र था यहाँ पर जिसको आपको डेवलप करना चाहिए था, ईदगाह था, चूलगिरी था, जो इससे यहाँ पर डेवलप किया। तो इसलिए जो नए राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो ये सब चीजें जो है वो नहीं सामने आती। यही बात यहाँ पर सामने आ रही, महिलाओं की सुरक्षा पर कोई कमेंट आपका नजर नहीं आ रहा है। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, राठौड़ साहब हमारे साथ है। राठौड़ साहब इस बात पर जवाब दें, जैविक खेती पर और बिजली पर मैं ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूंगा। हाँ देखिए, जैविक खेती के पहले तो मैं ज्योति जी की बात का जवाब दें, जैविक खेती पर मैं आऊंगा आपके पास। हाँ तो ज्योति जी को तो मैं ये कहना चाहूँगा जरा जयपुर से बाहर निकलें, मेरे उधर आएँ। लेपर्ड कंजर्वेशन जो हमारे वहाँ जवाई बांध पर किया है, वहाँ पर एक एक टीम आती है, 50-50 हज़ार रुपये का उनको रूम चाहिए, रूम अवेलेबल नहीं है वहाँ। इस प्रकार का आप आकर के होटल खोलें, आप निहाल हो जाएंगे। वहाँ आओ, देखो तो सही कितना पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पर्यटक इतने आ रहे हैं और वो रिजर्व किया गया है वहाँ पर, और भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत हैं। आप आइए, मैं मतलब अभी आए, वो अपने प्रियंका आके गई गांधी, प्रियंका गांधी वहाँ रुक करके गई, और सोनिया गांधी कई बार वहां जाकर के अलग से जाकर के वो देखने की कोशिश भी करती है। पर्यटन के क्षेत्र में जयपुर को तो आप नकार ही नहीं सकते। मुकुल आचार्य जी हैं जयपुर से हमारे साथ। जी मुकुल साहब। हाँ सर बताइए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतने बीजेपी कांग्रेस सबके नेता बैठे हैं, ये ई गवर्नेंस की, ई लर्निंग की, 2000 कंप्यूटर्स की और दर्पण योजना की बात करते हैं, लेकिन आज गवर्नमेंट की स्कूल में कंप्यूटर का आदमी तो है ही नहीं, कंप्यूटर पढ़ाने वाला है ही नहीं, उसको तो हटा दिया गया है। वो रोडों पे दंडवत कर रहा है, अपनी नौकरी की मांग कर रहा है, लेकिन वो नौकरी नहीं दे रहे, खाली लैपटॉप फ्री बांट रहे हैं और वो कंप्यूटर से लगा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, चलिए डिजिटल राजस्थान का सपना कैसे साकार होगा, आपका सवाल इसी से जोड़ देते हैं। फिलहाल ब्रेक पर जा रहे हैं मुकुल जी, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा आपका सवाल भी है, बाकी दर्शकों के सवाल है, उनके जवाब लेने हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। कह सकते हैं कि फिलहाल इस बजट में युवाओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उन्हें संतुष्टि हो। कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अगर हो जाएंगे तो राजस्थान के सब तबकों को इसमें खुश किया जा सकता था, परंतु राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बजट संतुलित है। तमाम नौजवान हैं, ये सबको महकाया गया है, कुछ नहीं है बजट के नाम पे। राजस्थान में भरतपुर को तो कुछ भी नहीं है। यह बजट, अध्यक्ष महोदय, राजनीति नहीं बल्कि राजधर्म से प्रेरित है। यह बजट, अध्यक्ष महोदय, राजनीति नहीं बल्कि राजधर्म से प्रेरित है। इस चर्चा में आज हमारा सवाल था, क्या वसुंधरा राजे का बजट नए राजस्थान की परिकल्पना पर आधारित है? जवाब आपके मिले और ये जवाब कुछ अलग निकल कर आ रहे हैं। 72% लोग मानते हैं नया राजस्थान तैयार होगा इस बजट से। जनता की राय आ चुकी है। चलिए ज्योति जी, आर्थिक सुधारों पर जोर है, तो आप क्या मानती हैं, हर क्षेत्र में आर्थिक सुधार संभव है, कहीं गुंजाइश है? नहीं, देखिए यही बात बार बार आती है। आप बार बार बात कर रहे हैं पर्यटन उद्योग को लाभ देने की कोशिश की गई है, या टेक्सटाइल निवेश के जरिए बिजली कंपनियों की बात करके, बिजली की बात, रिन्यूएबल सोर्सेज की बातें, तो देखिए जब तक वो जमीन पर नहीं आते तब तक उसकी सच्चाई को कुछ नहीं कहा जा सकता। हम उसके बारे में आज कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण मिलेगा, रोजगार सृजित होगा। नहीं, मैं आपको जैसे जैम स्टोन एक फील्ड है बहुत बड़ा, जहाँ पे बहुत लेबर जो है वहां पर काम करती है। आप देखिए उसके बारे में कोई क्लियर नहीं है। आप केवल मैं यूं कहना चाहूंगी, कौशल विकास के साथ साथ जब तक आपका वो लिंक नहीं होता कि उस युवा को उसके साथ साथ उसका रोजगार उपलब्ध हो पाएगा, तब तक नीतियों का पूरा हम ये कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं आ सकता और राजस्थान को इसका फायदा नहीं मदन राठौर साहब, जैविक खेती का भी सवाल आपसे हुआ, बिजली को लेकर भी जो सरकारी दखल अंदाजी है, खासतौर पर कहा जाता है बिजली कंपनियों के हुक्मरान कहीं ना कहीं बैकडोर पर राजनेता नजर आते हैं। और तीसरा, रोजगार को लेकर जो सवालात हैं, इन पर सरकार की स्पष्ट राय बजट के दौरान कहीं दिखी नहीं। देखिए साहब, जैविक खेती को प्रोत्साहन देना ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है।
मैं आपसे एक बात बताऊं कि जैसे अभी यूरिया की जो प्रॉब्लम पिछली बार आई थी, इस बार हमने ये तय किया कि जितनी संभावित रिक्वायरमेंट है उससे उतना हम स्टॉक कर लेंगे। पहले से रहा मस्टर्ड की इंडस्ट्री है, उसको हम पहले से स्टॉक करेंगे, सरसों स्टॉक करेंगे। फील्ड है, उस पर काम नहीं हुआ। नहीं, उसका करेंगे। सरसों को लेकर घोषणा नहीं हुई, जितना आपका जैतून पर फोकस रहा। जैतून पर फोकस है। सरसों के लिए मैं आपसे बताऊं कि हर कृषि मंडी में हमने मॉइस्चर की जांच के लिए लेबोरेटरीज लगाई है, हर कृषि मंडी में। ये कोई कम बात नहीं है कि उसका मॉइस्चर देख कर किसान को उसका भुगतान हो जाएगा। ये हमने किया, अभी किया है, मेरे यहाँ किया है, कई जगह किया है। मेरा एक की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 1.5 साल से, पिछले 5 साल से बनी हुई है। ये मॉइस्चर की जांच के लिए किया, किसान को लाभान्वित करने का पूरा प्रयास हो रहा है। किसान को कंप्यूटर शिक्षक वाला जो सवाल था, क्या कहेंगे? कंप्यूटर की बात करें, देखिए ये सारे के सारे टेंडर्स दिए गए और निजी कंपनियों को दिए जो विद्यालयों में कंप्यूटर्स लगाएंगे, उनको पढ़ाएंगे। इनके टेंडरिंग हुए हैं, टेंडर्स देखकर सब पीपीपी मोड पर। हाँ, पीपीपी मोड पर, और वो वहां जाकर के नदियों को जोड़ने वाली जो परियोजना जहां तक नदियों की बात करें, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उनके मंत्रिमंडल में के.एल. राव थे, उन्होंने कहा नदियों को जोड़ा जाए, तो उन्होंने कहा ये तो पागल हो गया, ये मंत्री तो कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन चाइना ने नदियों को जोड़ लिया और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने योजना बनाई, लेकिन अब तक और हमारे देखिए, आप जैसे वो लूनी से एक सवाल किया था कि लूनी नदी का क्या होगा, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जैतारण के पास में कुर्की को जंक्शन बनाया गया था नदियों को जोड़ने के लिए। कुर्की जंक्शन बनता था और उससे लूनी नदी में पानी प्रभावित होने वाला है। ये होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। जो वसुंधरा राजे इंतजार की बात बोल रही हैं, वो इंतजार अभी फिलहाल करना होगा, एक कार्यकाल हो या फिर 3 साल का हो। यशिष्ठ भी आपसे जानना चाहेंगे, आर्थिक सुधारों पर जोर की बात पूरा दिखा, इसमें आर्थिक सुधार नजर आते हैं? जी, डेफिनेटली सुधारों की जो बात की गई है वो ग्राउंड पे है और होने भी चाहिए। इसमें आर्थिक सुधारों के साथ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि कंसीडरिंग जीएसटी जो 2016 में इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयासरत है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी लाइन के अंदर जो एक डिजिटल राजस्थान की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें जो कमर्शियल टैक्सेस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको भी काफ़ी हद तक ऑनलाइन किया गया है जी। ये प्रयास पिछले 4 साल से 3 साल से अनवरत चल रहा है, लेकिन इस बार जो बेसिक फॉर दैट मैटर आप ले लीजिए, जैसे एक अपील का राइट है, उस अपील के राइट को भी उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है और उससे रिलेटेड जो फीस थी उस फीस को उन्होंने वेव ऑफ किया है, प्लस कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस का जो डिटर्मिनेशन है उसको उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको उन्होंने ऑनलाइन करके जो डिजिटल राजस्थान है उसके तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। जी, चलिए जयसिंह कोठारी साहब, अब आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर ये पूरा बजट लागू हो जाता है तो इसका क्या असर देखने को मिलेगा, और फिर 1 साल में अगर ये बजट लागू नहीं हो पाता तो राजस्थान में क्या इसका असर आएगा? अगर इसका बजट के जो प्रोविज़न है उसका 70% ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है या पैसा खर्च हो जाता है, तो ये जो मुख्यमंत्री जी महोदय का जो नारा है नया राजस्थान का, वो साकार हो सकता है। और अगर इसका रिवर्स होता है कि 30% ही पैसा लगता है, 70% नहीं लगता है, जो कि अब तक हमारा एक ट्रेडिशन चला है, अनुभव है या रियलिटी है, तो फिर ये मान लीजिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नए घोटाले का, नए फ्रॉड का जो एक माहौल है वो बनेगा और एक नया जो समस्या है वो सरकार के सामने पैदा होगी। जवाबदेहिता सबकी होगी, मंत्रियों से लेकर अफसरों तक। वो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही कह रहा हूँ, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो उसके परिणाम ये होंगे कि फिर एक नए घोटाले का सृजन होगा। जी, राजेंद्र राठौड़ ने भी इसका जिक्र किया। चलिए, आज इस चर्चा में आप सभी शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों के साथ इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।